दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं जो कि संख्या पद्धति है। और पहले ही अध्याय में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नावली 1.1 में 4 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4। आप लोग देख सकते हैं, अपनी बुक ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी वाली, और इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों सवालों को मात्र एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम दोस्तों इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे जो कि कक्षा 9वीं की कक्षा में भी काम आएगा और 10वीं की कक्षा में भी काम आएगा। तो अगर आप लोग भी बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं और सबसे अलग कुछ करना चाहते हैं कक्षा 9वीं 10वीं में, तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए हम कुछ बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद इन 4 सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं मात्र एक ही वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति है तो इसमें कुछ संख्याओं के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जो काल्पनिक संख्या है इसके बारे में हम कक्षा 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो। और सबसे पहले हम देखिए यहाँ बता दें, वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार इसकी भी होते हैं, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं के भी 2 प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं पहली वास्तविक संख्या, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में पहली जो वास्तविक संख्या होगी वो हो जाएगी परिमेय संख्या, और दूसरी जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और दोस्तों जो परिमेय और अपरिमेय ये संख्याएं मिलके आई हैं, हमें मतलब निकल के आई हैं, इन्हीं को इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इसी के साथ 12वीं या फिर हम बात करें 10वीं कक्षा में ये सब कुछ बहुत तेजी से आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 9वीं कक्षा में सीख लेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो आपको ऊपर की कक्षाओं में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। काल्पनिक संख्या को उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, बाकी हम ये इसे 11वीं कक्षा में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल में कक्षा 6 से लेकर 12th तक केवल मैथ ही कराई जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस लेवल तक वही बताने जा रहा हूं सब कुछ, आप लोग जुड़िए चैनल से। ठीक है, उदाहरण के तौर पर काल्पनिक संख्या को समझ लीजिए। जैसे हमें ये दी गई है काल्पनिक संख्या x² + 1 = 0, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² = -1। इस प्रकार से तो आप लोग भी बता दोगे, लेकिन जब ये x जाएगा भाई रोड में इधर, तो ये हो जाएगा √-1। ठीक है, तो अब इस प्रकार से होती है। इसके बारे में चलिए छोड़ दीजिए, मैं 11वीं कक्षा में बताऊंगा, इतना डीप मत जाइए। अभी तो जो हमें काम की चीजें हैं वो समझते हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या जानने से पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की, पूर्ण संख्या की, और पूर्णांक क्या होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी दोस्तों, तो n बराबर हो जाएगा, मतलब जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए, अगर 9वीं में नोट्स बना लेंगे तो 10वीं में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब कि गिनती करने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार भाई डैश अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या, इसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ठीक है, तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे हम प्रदर्शित करते हैं W से। अब होल नंबर क्या होता है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये भी क्या जाती हैं दोस्तों,
अनंत तक जाती हैं। तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी है? तो 1 हो जाएगी। यहाँ पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0 है। अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो भाई अनंत तक है, तो हम भी नहीं बता पाएंगे, ना हमारे बच्चे बता पाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए एक ये भी जरूरी है, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। तो इसे हम क्या करेंगे? जेड से प्रदर्शित करेंगे। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। जैसे कि देखिए 0 प्लस का 1 2 3, इस प्रकार ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। और इधर देखिए दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, ये भी कहां तक जाएगा? इधर अनंत तक जाएगा। मतलब पूर्णांक क्या होता है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो गिनती करने वाली संख्याएं होती है, जो 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इसमें जमा और घटा दोनों शामिल होते हैं। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्या की। ठीक है, तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है, मैं चलिए परिभाषा लिख देता हूं। देखिए यहां आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ है, क्योंकि भाई ये भी बहुत सबसे जरूरी तो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। यहां मैं लिख देता हूं प्रत्येक संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए प्रत्येक संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? वो होती हैं परिमेय संख्या। यहां आप लोगों को ऐसे भी लिखना होगा, जहां दोस्तों Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 ना हो। ठीक है, Q का मान 0 ना हो। और साथ ही साथ वाह, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार लिखना है आपको। ठीक है, वाह P Q क्या है? पूर्णांक हूं। क्या हो? P Q क्या हो? एक पूर्णांक हूं। ठीक है, एक पूर्णांक हूं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं पूर्णांक हो। तथा ये भी लिख लीजिए, तथा इनका जो HCF है, HCF क्या होना चाहिए? किनका HCF? P और Q का जो HCF हो वो क्या होना चाहिए? 1 हो। तो वो क्या होंगी? तो वह परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्या की परिभाषा लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बता दूं, परिमेय संख्या 2/3 हो गया। ठीक है, 0/5 भी हो गया। हमें क्या समझाया गया कि भाई यहाँ P अपान Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान 0 ना हो। मतलब अंश में कुछ भी हो 0, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो वो परिमेय संख्या होंगी। और इसी के साथ अपरिमेय संख्या की मैं बता दूं, इसके अपोजिट जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट। अब चलिए हम सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का, यानी हमारी जो संख्या पद्धति है क्लास 9th NCERT की, उसका पहला सवाल आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मिलाइए। देखिए क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप लोगों को बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहां हम हल में लिखेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जिस प्रकार से लिख रहा हूं इसी प्रकार से आपको लिखना है पेपर में, तभी जाकर आप लोगों को पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो यहां देखिए आपसे क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहां हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है।
यहां हम लिख दिए हाँ। क्या इसे p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार से आपको भी पेपर में लिखना है। देखिए यहां पूछा हमसे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ा करिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमने लिखा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमसे आगे क्या कहा है, क्या इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे मतलब शून्य को, किसे किसकी बात कर रहा है, क्या इसे मतलब शून्य को? तो जी हाँ बिल्कुल, शून्य को हम देखिए यहां आगे लिखिए, शून्य को p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जीरो को मतलब शून्य को p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां इसी प्रकार लिखिए जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा था क्या इसे p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए हाँ हमने लिख दिया, जीरो को p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ कहा है जहां p और q पूर्णांक है। जी हाँ बिल्कुल, तो इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि 0/5, इसका मान क्या आएगा, अगर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, यहां मैंने अभी आपको परिमेय संख्या क्या थ्योरी बताई, परिभाषा, कि जिसे हम p अपान क्यू के रूप में लिखें लेकिन q का मान 0 ना हो, मतलब नीचे वाले का मान 0 ना हो, ऊपर वाले का है तो वो परिमेय संख्या है। जैसे कि एक उदाहरण मैं और आपको दूं, जैसे 0/4 को भी तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0/7 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाली संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस प्रकार के सवाल आ जाए ना तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं थोड़ा दूरी। ठीक है, ऐसे पहले हल लिखेंगे, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं भाई इस प्रकार करोगे तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 और 4 के बीच हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6। ठीक है, तो ये वाला ध्यान देना है, 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं, 3 दिया है और इधर 4 दिया है, तो थोड़ा दूरी हमने लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो हमसे कहा गया है कि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो 6 नहीं लिखना है, 6 के भाई एक ज्यादा संख्या लिखना है, 6 से एक ज्यादा हमें संख्या लिखना है। मतलब 6 पूछा है तो हमें 7 लिखना है, जैसे यहाँ 5 पूछता तो हमें 6 लिखते। ठीक है, इधर अब देखिए दोस्तों, जैसे हमें यहाँ 8 पूछ लेता कि 8 परिमेय संख्या बताइए, तो एक संख्या बढ़ाकर हम लेते हैं। मतलब 8 पूछ रहा है तो 9 लेंगे, 9 पूछ रहा है तो 10 लेंगे, 15 पूछ रहा है तो 16 लेंगे, एक संख्या बढ़ा कर लेंगे। ठीक है, और बढ़ा के लेंगे कितना दोस्तों, यहाँ 6 पूछा तो हम 7 लेंगे, और 7 का भाई नीचे भाग भी कर देंगे ताकि ये इससे कट जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन ना आए। जब यहाँ इतना लिए तो यहाँ भी इतना ही लेंगे। ठीक है, हमसे 6 पूछा तो 1 बढ़ा दिए। ठीक है, ये फार्मूला समझ लो कि अगर हमसे एक संख्या पूछ रहा है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। मतलब जैसे 6 पूछा तो उसमें 1 बढ़ा दिए, 7 पूछा तो उसमें 1 बढ़ा दिए, 8 पूछा तो 1 बढ़ा दिए। ये तो तरीका था। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, अभी अगला क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 त्रिक ये हो जाएगा दोस्तों 21। ठीक है, और बटे में 7, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 बटे में 7। ठीक है, ये अब इनके बीच की संख्याएं हमें बताना है। अतः इनके बीच की संख्याएं क्या आएगी, 21 के आगे क्या आता है, 22 बटे में 7, कामा 22 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 23 बटे में 7, 23 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 24 बटे में 7, 24 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 25 बटे में 7, 25 के बाद आएगा 26 बटे में 7, 26 के बाद आएगा 27 बटे में 7। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। भाई अब आप लोग भाग दे लीजिए, मेरी यकीन मानिए मेरा, आप लोग कैलकुलेटर निकाल कर भी भाग दे लीजिए। देखिए 3 से भाई बड़ा आएगा और 4 से
छोटा आएगा। मतलब 3 और 4 के बीच में ही ये जो 6 संख्याएं आई 1 2 3 4 5 6 वो इतना ही आएगा। ठीक है, अतः इतना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, हल लिखना है, पहले 3 लिख लेना है, फिर 4 लिखना है, फिर यहाँ 6 पूछा है तो 1 बढ़ा देंगे, 7 में से भाई 7 में गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है कि 3/5, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। 5 बोला है तो यहां हम 6 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। इसे लिखना मत भूलिए। ठीक है, पेपर में आप लोग समझ लीजिए, अभी से पेपर में बैठे हैं, ऐसे तैयारी करिए। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 3/5 और इधर लिखेंगे 4/5। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा है 5, तो 5 पूछा है तो कितना लेंगे, 6 लेंगे ना। तो यहाँ गुणे में 6 हो जाएगा और बटे में भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। तो 6 त्रिक ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 और ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और दोस्तों ये हो जाएगा 6 चौको 24 बटे में 5 छक्का 30। ठीक है, अब इनके बीच की संख्याएं क्या हो जाएगी, 18 के बाद दोस्तों आएगा 19 बटे में 30, इसी प्रकार लिखते जाइए। ठीक है, और 20 बटे में 30, 21 बटे में 30 और कामा 22 बटे में 30 कामा 23 बटे में 30। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, हमसे 5 ही तो पूछा है, यही हमारा उत्तर हो गया भाई। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करके आना है भाई, आपका पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इतना समझ गए तो इसी प्रकार 10वीं में भी है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरी की पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, तो इसे हम हटा देते हैं और ये चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें कारण भी बताना है, तो चलिए भाई बताते हैं। पहला हमसे क्या क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने अभी आपको प्रत्येक प्राकृत यानी कि जो प्रकृति संख्या होती है, या इसे कहीं कहीं प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, और इसे आप लोगों को मैंने बताया कि नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से प्रारंभ होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ कारण भी देना है, मैं आपको कारण के साथ बता देता हूं। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है हल लिख लेना है इस प्रकार से, और उसके बाद लिखना है सत्य है। क्या है ये दोस्तों, हमें बताना है ना कि सत्य है कि असत्य। यहाँ पहले ही बता दिया गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए। ये सत्य है हमने लिख दिया, लेकिन इसका कारण भी देना है। तो कारण कैसे देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में आप लोग नोट्स बना लीजिए भाई। ठीक है, कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। सत्य लिखना पहले, फिर लिखना पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृत संख्याएं होती हैं। 0 और प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृत संख्या दोनों होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। और यहां हमसे पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत तक जाती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा असत्य हो जाएगा। पहले लिखेंगे हल और यहां लिख देंगे असत्य। उत्तर में क्या लिखेंगे दोस्तों,
असत्य, ठीक है, असत्य। अब इसका कारण भी दे देते हैं, आप लोग कारण के पीछे पड़ जाते हैं कि सर कारण दीजिए, प्रश्न ने पूछा है कि कारण के साथ बताइए। ये देखिए कहा है ना कि सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या है, देखिए यहाँ कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ना भाई ना, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो धनात्मक ही होती है, ठीक है। 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, धनात्मक ही होती है। तो यहाँ मैं कारण बहुत आसान तरीके से दे दूं, असत्य लिखेंगे, फिर कारण में लिखेंगे पूर्णांक, छोटा सा वही कारण है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है, होते हैं। बस केवल आपको इतना कारण देना है कि असत्य लिखना है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो असत्य लिख देना, और पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती है, वो केवल धनात्मक होती है, ठीक है। तो इतना लिख देना, बस 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3रा नंबर, ठीक है, और लास्ट है ये। देखिए ये क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल इस प्रकार से, और यहाँ लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य। और यहाँ आप लोग कारण देंगे कि परिमेय संख्याएं, जैसे परिमेय संख्याएं जैसे, देखिए यहाँ लिखिए परिमेय संख्याएं जैसे, कारण इसी प्रकार लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, कामा 3/4 हो गया, कामा 6/8 हो गया, कामा 1/2 हो गया। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां लिख देना है असत्य परिमेय संख्याएं जैसे 2/3, 3/4, 6/8, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि ये क्या है दोस्तों, ये है हमारी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्नावली दोस्तों 1.1 है समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान तरीके से हमने प्रश्नावली 1.1 के चारों सवालों को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मजा आ गया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा कि हाँ हम मैथ में कुछ कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद दोस्तों अब देखिए हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, 1.2 के सारे सवाल करेंगे अगले पार्ट में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।